कि बार बार हमारा बेबी एबॉर्ट हो जा रहा है, क्या कारण है, कैसे इसका इलाज करें, किस डॉक्टर के पास जाएं और क्या करें। इसी तरह RH आइसो इम्यूनाइजेशन से भी एबॉर्शन हो सकता है। बहुत से हार्मोनल कॉजेज़ हैं जिसमें थायराइड हार्मोन की एनॉमली, प्रोलैक्टिन हार्मोन की एनॉमली, ये सब रिकरेंट एबॉर्शन कॉज कर सकते हैं। दोनों ही इस तरह के कंसेप्टस अगर बनते हैं तो वो एबॉर्ट कर जाते हैं। तो दर्शकों, आज फिर मैं हाजिर हूँ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के बारे में कुछ जानकारी आपके लिए लेकर, दर्शकों की बेहद मांग पर, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें ये बताइए कि मैडम ये बार बार हमारा बेबी एबॉर्ट हो जा रहा है, क्या कारण है, कैसे इसका इलाज करें, किस डॉक्टर के पास जाएं और क्या करें। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस वो लॉस है जब लगातार एक के बाद एक एबॉर्शन होते जाते हैं, कम से कम 3 ऐसे एबॉर्शन, अब हम 2 भी ले लेते हैं, 2 के बाद भी जांचें शुरू कर देते हैं, हो और उस 20 वीक से कम ड्यूरेशन, तब इसको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस कहते हैं। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस के अगर हम कारणों में जाएं, जैसे कि समझ लीजिए एक बीज को हम लोग एक ज़मीन में बोते हैं और वो बार बार बीज हमारा बाहर निकल जाता है, तो यहाँ बीज एम्ब्रियो हुआ और ज़मीन यूट्रस हुआ। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? कारण बीज में भी हो सकता है और ज़मीन में भी हो सकता है, ज़मीन यानी कि यूट्रस में भी हो सकता है। तो इन सब के बेसिस पे ही मैं आपको समझाऊंगी। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी लॉस है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जेनेटिक है। इसमें दोनों ही पेरेंट्स का क्रोमोसोमल एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि इनमें पेरेंट्स में यूजुअली बैलेंस ट्रांसलोकेशन मिलता है। ये बैलेंस ट्रांसलोकेशन क्या है? यूजुअली क्रोमोसोम जब डिवाइड होते हैं तो उसका एक पोर्शन कई बार दूसरे क्रोमोसोम में चला जाता है, एक पोर्शन लंबा और एक पोर्शन छोटा हो जाता है। दोनों ही इस तरह के कंसेप्टस अगर बनते हैं तो वो एबॉर्ट कर जाते हैं, इसको बैलेंस ट्रांसलोकेशन कहते हैं। डाउन सिंड्रोम में भी एबॉर्शन होता है, लेकिन रिकरेंट एंड मल्टीपल नहीं होता है, जैसे कि जिसमें ट्राइसोमी 16 एंड 21 उसको हम लोग कहते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन जेनेटिक। सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ट्राइमेस्टर का मतलब हुआ जब पहले 3 महीने प्रेगनेंसी के बीत जाएंगे, फिर उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ जो हैं, दे आर इन्फेक्शस, दे आर इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, यानी कि बच्चेदानी का मुंह अगर प्रॉपरली बंद नहीं होता, ढीला होता, उसको इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स कहते हैं। और इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर दोनों में ही होते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जिसके बारे में बताऊंगी वो है एप्ला सिंड्रोम, यानी कि एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम है जिसके बारे में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस में बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी भी पेशेंट का रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है, रिकरेंट फीटल डेथ हो रहा है या प्री इक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया हो रहा है, तो एप्ला सिंड्रोम को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। एप्ला सिंड्रोम में क्या जांचें कराई जाती हैं? एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी देखी जाती है, इसमें IgG, IgM एंड IgA देखा जाता है। IgG की वैल्यू जो है वो 20 के ऊपर होती है। और ये जांचें मैं आपको बता देना चाहूँगी कि 2 प्रेगनेंसी के बीच में कराई जाती हैं। अगर 2 जांचें एक दूसरे से 12 हफ्ते के अपार्ट कराई जाएं और दोनों पॉजिटिव आएँ तो ये टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है और इसको एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें APTT यानी कि एक्सेलरेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ होता है, थ्रोम्बिन टाइम जो है वो नॉर्मल होता है, जबकि प्लेटलेट काउंट रिड्यूस होता है। खूब सारे थक्के बन जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं जो कि प्लेसेंटा को
डिफरेंट जगह पे ऑब्लिटरेट कर देते हैं। ये थक्के कई बार ब्रेन में भी चले जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स में चले जाते हैं। जब ये प्लेसेंटा में डिफरेंट साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं तो बेबी को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता है। इसका ट्रीटमेंट शुरू से ही हम लोग एस्प्रिन, ब्लड थिनर और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन दिया जाता है। दूसरे कॉजेज़ यूट्रस में एनॉमली हैं जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन करती हैं। इसमें सेप्टेट यूट्रस होता है, कई बार यूट्रस के बीच में एक सेप्टा हो सकता है जो कि हम हिस्टोस्कोपी से एंड अल्ट्रासाउंड से भी डायग्नोज कर लेते हैं। हिस्टोस्कोपी से सेप्टा को डिसेक्ट भी कर लेते हैं। इसके अलावा कई बार बाइकॉर्नुएट यूट्रस हो सकता है या मोनोकॉर्नुएट यूट्रस हो सकता है, यानी कि यूट्रस का सिर्फ एक हॉर्न ही होता है। ये बहुत सारी यूट्रस की एनॉमली है जिसमें कि सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन हो सकता है। बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं। इन्फेक्शन में मैं ये बात मेंशन करना चाहूँगी कि टॉर्च इन्फेक्शन, जिसको कि रिकरेंट एबॉर्शन में बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कराते हैं, नहीं कराना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट अगर एक एबॉर्शन हुआ है तब तो टॉर्च इन्फेक्शन कल्प्रिट हो सकता है, पर बार बार के इन्फेक्शन ये नहीं कॉज करता, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन एंड एबॉर्शन के बाद इसके लिए ब्लड में इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है, तो ये बार बार नहीं करता। इसी तरह RH आइसो इम्यूनाइजेशन से भी एबॉर्शन हो सकता है। बहुत से हार्मोनल कॉजेज़ हैं जिसमें थायराइड हार्मोन की एनॉमली, प्रोलैक्टिन हार्मोन की एनॉमली, ये सब रिकरेंट एबॉर्शन कॉज कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू कॉज ही किया जाता है, तभी हम इसका सक्सेसफुल इलाज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड, ब्लड की जो जांचें हमने आपको बताई, APTT टेस्ट, थ्रोम्बिन टाइम, न्यूट्रोफिल टेस्ट एंड हिस्टोस्कोपी, प्रॉपर अल्ट्रासाउंड एंड प्रॉपर हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। इन सब को ध्यान में रख के आप अगर अपने पेशेंट का प्रॉपरली इलाज कराएंगे तो अवश्य ही आप इससे निजात पा पाएंगे। धन्यवाद।